गाइस ये वीडियो पर्सनली मैंने विनय मिश्रा। आपने पूछा था कि आपको भूगोल के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको चाहिए, तो पर्सनली ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। और गाइस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसी तरह से आपको भी किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको भी इसी तरह से आपके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसा कि आपने कहा था कि आपको ज्योग्राफी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड मॉडल पेपर का आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। पहले देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया। तो जो पहला प्रश्न है अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपका दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए क्योंकि सभी प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक अथवा स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला है क्षमता, दूसरा है सतत पोषणीयता एंड तीसरा है उत्पादकता और चौथा यहाँ पर है सशक्तिकरण। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं या फिर स्तंभ कौन कौन से हैं, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, यहीं पर याद कर लीजिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला है क्षमता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता एंड चौथा है सशक्तिकरण। क्लियर। इसी तरह से अगला जो प्रश्न नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिया गया है कि पंचम क्रियाकलाप क्या है, ठीक है। पंचम क्रियाकलाप क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन और व्याख्या पर केंद्रित क्रियाकलापों अथवा सेवाओं को पंचम क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन और व्याख्या पर केंद्रित क्रियाकलापों अथवा सेवाओं को पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप क्या है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो दिया गया है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। पहले यहाँ पर ये आपके सारे अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया? तो आप लिखोगे कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों या स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है यहाँ पर श्रमिक। क्लियर? इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर? अब इसी तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभार से अधिक है? इसके 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे कि तमिलनाडु में कारण चावल कृषि के लिए अधिक जल की आवश्यकता, हरित क्रांति के प्रभाव के कारण। ठीक है, किस तरह से लिखोगे, तमिलनाडु में कारण जनसंख्या की कृषि के लिए अधिक जल की आवश्यकता, और नेक्स्ट आप लिखोगे हरित क्रांति के प्रभाव के कारण। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लोगे। आप इस तरह से लिखोगे कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है। इसके निम्न कारण है। पहला है भौगोलिक कारण, इसमें आप लिखोगे पॉइंट डालकर जल की उपलब्धता, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में जल का स्थान भोजन से पहले है। इसके बाद दूसरा लिखोगे भू आकृत, विश्व के समतलन मैदानी भाग सामान्यतः सघन बसे मिलते हैं क्योंकि यह क्षेत्र कृषि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखोगे जलवायु, इसमें आपको लिखना है कि किसी क्षेत्र में उत्तम जलवायु का होना मानवीय बसाव की पूर्ति शर्त होती है। नेक्स्ट आपको लिखना है मृदाएं, कृषि का आधार मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाती है। कृषि एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को स्थायित्व एवं वास्तविक भोज्य पदार्थ प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। तो आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिख कर आओगी। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। आप इस तरह से लिखोगे कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक इसलिए होगा कि एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश किसी भी प्रकार की वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। फिर आप लिखोगे कि ऋणात्मक भुगतान की स्थिति में किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में देश में संसाधनों का दुरुपयोग होता है और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। अतः ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी यही था कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है, उस पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी थी। तो आप इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है इस प्रश्न का आंसर आपको इस तरह से वहाँ पर लिख कर आना है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ लिखते चलिए। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
देखिए अगला प्रश्न है कि बाज़ारिया सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? ये आप खुद से भी बनाकर लिख सकती हो। ठीक है, तो बाज़ारिया सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? आप इस तरह से लिखोगे कि निम्नलिखित कारणों से शहरी क्षेत्रों के पास बाज़ारिया सब्जी कृषि की जाती है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आपको लिखना है कि बाज़ारिया सब्जी कृषि का शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षाकृत मांग ज़्यादा होना। बाज़ारिया सब्जी कृषि में मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे सब्जियों, फलों और फूलों की अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर खेती की जाती है और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की उच्च आय वर्ग के कारण इन उत्पादों की बहुत मांग होती है। ग्रामीण परिवारों की आय कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इन वस्तुओं की अधिक मांग नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट डालकर आप यहाँ पर इस तरह से लिख कर आओगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि बाज़ारिया सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट डालकर आपको पहले इस तरह से लिखना है। अब इसी तरह से इस प्रश्न का आंसर इसके आगे आप इस तरह से लिखोगे कि बाज़ारिया सब्जी कृषि की लागत ज़्यादा है। आप लिखोगे कि बाज़ार बागवानी श्रम और पूंजी दोनों गहन है, जिसके लिए सिंचित भूमि, संकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ग्रीन हाउस और कृत्रिम हीटिंग की आवश्यकता होती है। शहरी क्षेत्रों के पास खेती करने से आप इस तरह से लिखो कि शहरी क्षेत्रों के पास खेती करने से खेती के लिए इनपुट को प्राप्त करना आसानी होती है और इसकी उपज के लिए बाज़ार में बिक्री के लिए सबसे उपयुक्त है। बाज़ारिया सब्जी कृषि उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और भूमध्य क्षेत्र के घनी आबादी वाले औद्योगिक जिलों में अच्छी तरह से विकसित है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में उगाते हैं वहाँ खेती को चक खेती के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था, इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अम्लवर्णीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। पहला यहाँ पर आपको लिखना है कि महासागरों के लवणीय जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करना तथा सतत पोषणीय विकास के लिए जल की सतत एवं पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता हेतु जल बचत करना। दूसरा यहाँ पर आप लिखोगे जल बचत तकनीकों तथा जल प्रदूषण की रोकथाम के प्रभावी उपायों को लागू करना। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, किन्हीं 2 के विषय में लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे ऊर्जा संसाधनों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आप लिखोगे कि पारंपरिक स्रोत ऊर्जा वे है जिसका उपयोग सतत विकास संभव नहीं है और ये समाप्य संसाधन है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या हैं, आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है उसको देखिए। तो दूसरा पॉइंट आप इस तरह से लिखोगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सतत ऊर्जा स्रोत है जो आसानी से फिर से भरने योग्य होते हैं और प्रकृति में समाप्त नहीं होते। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत निम्नलिखित हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्या था, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 के विषय में लिखिए। तो पहली लाइन आप इस तरह से लिखोगे, उसके बाद आपको लिखना था कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इनके अंदर आपको 3-3 लाइनें लिखनी है, वो यहाँ पर आपने देख ली। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सतत ऊर्जा स्रोत है जो आसानी से
फिर से भरने योग्य होते हैं और प्रकृति में समाप्त नहीं होते। अब इसके आगे देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि प्रकृति में समाप्त नहीं होते ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत निम्नलिखित हैं। यहाँ पर पूछा गया तो आप इस तरह से लिखोगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है तो आप ये वाला तैयार कर लोगे कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। आप इस तरह से लिखोगे कि साधारणतया विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। क्लियर? तो पहले आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्वेश्चन क्या है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारा का विकास हुआ। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और बृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इसके अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे। अब ये देखिए आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं तो वो आपको ज़्यादा शॉर्ट में वहाँ पर लिख कर नहीं आना। तो ये 2 पैराग्राफ आपने समझ लिए। इसके आगे आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके आगे यहाँ पर आप लिखोगे कि एडवर्ड बार्बियर के सतत विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। इसके बाद आप लिखोगे अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सतत विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है। इसके बाद आपको लिखना है जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में सतत विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया था इस प्रश्न का आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि मानव की प्राकृतिकरण की संकल्पना मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित रहा तथा मानव समाज की आदिम अवस्था में सभी मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण रहा। मानव समाज की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का
स्तर अति निम्न था तथा प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता था एवं प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूजनीय एवं सत्कार योग्य मानता था। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, साथ ही अपने सतत पोषण के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। इस प्रकार आदिम मानव पूर्णतया प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। तो प्रश्न क्या था? मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसी तरह से 20वें उत्तरीय प्रश्न में जो अगला प्रश्न आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन सा तैयार करना है। तो प्रश्न है कि भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनके निदान के उपाय लिखिए। इसी तरह से अथवा में क्वेश्चन आपका दिया जाएगा कि भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हैं आपके 2 प्रश्न। तो एक अथवा में है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपका ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में भू संसाधनों के पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनके निदान। तो ये इस प्रश्न का जो आंसर है उसको देखिए। आप इस तरह से लिखोगे कि भारत के भू संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनसे निम्नलिखित पर्यावरणीय समस्याएं उल्लेखनीय हैं। फर्स्ट पॉइंट डालकर यहाँ पर आप लिखोगे, मृदा उर्वरकता में ह्रास। कृषि भूमि पर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बढ़ते दबाव से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से जहाँ एक ओर दलहनों के कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी होने से प्रति भूमि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, इससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है, जैसे नाइट्रोजनीकरण। साथ ही पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों का प्रयोग भी भारतीय कृषकों द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, उक्त कारणों के भारत के विभिन्न क्षेत्रों की मृदा उत्पादकता में ह्रास अनुभव किया जा रहा है। सिंचाई तथा कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। तो क्वेश्चन क्या था? भारत में भू संसाधनों के पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, इनके निदान के उपाय क्या हैं, वो यहाँ पर आपको लिखने थे। तो यहाँ तक आपको एकदम सही ढंग से समझ आ गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में आपको गाइस ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।